ठीक है, सिकल सेल एनीमिया होने के मैंने इफेक्ट्स बताए थे कि क्या होता है करके। पहले तो सिकल सेल एनीमिया होती क्यों है, बाकी जेनेटिक वेनेटिक बाद में देखेंगे हम कि कौन से वाले अमीनो एसिड के कोडोन में डिफरेंस आता है, 6 अमीनो एसिड के कोडोन में डिफरेंस आता है, कोडोन क्या था बदल के क्या हो गया, उसकी वजह से क्या चेंज आता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें बस इतना याद रखना है अभी के लिए कि हमारे पास में 2 हैं अल्फा चेन और 2 हैं बीटा चेन, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। इन चारों के मिलने की वजह से क्या बनता है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जीन बनाता है उसको हम बोलते हैं HBB। यहाँ पर हमारे पास में जो जीन होगा वो होगा HBB, और जो दूसरा डिफेक्टिव है उसको हम क्या बोलते हैं HBS। ठीक, HBA होता है अल्फा के लिए, HBB होता है बीटा के लिए। फिलहाल अगर नॉर्मल होता HBB होता तो ऐसा बनता। ठीक है, अगर क्या होता है HBS होता तो दोनों जगह क्या होता, अल्फा तो सेम ही रहता मगर बीटा कैसा हो जाता, डिफेक्टिव। बीटा कैसे हो जाता है, डिफेक्टिव। बीटा डिफेक्टिव होने की वजह से दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि अगर नॉर्मली कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, तो ये हीमोग्लोबिन एक दूसरे के साथ क्या बना देते हैं, पॉलीमराइजेशन कर लेते हैं। पॉलीमराइजेशन करने की वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसका शेप बदल के कैसा हो जाता है, शिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, और फिर ये शिकल शेप क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह में फंस जाती है। अब ब्लड वेसल्स में फंस जाएगी तो सबसे पहले तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो है वो खराब हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा नॉर्मली। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। पहला तो क्या, शेप ही बदल गया हीमोग्लोबिन का, ब्लड का शेप बदल गया, आरबीसी का शेप बदल गया। दूसरा क्या हो गया, ऑर्गन का डिसफंक्शन हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर होता है हमारे जो ये वाली जो आरबीसी बनती है इसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। कितना होता है, 80 to 120 डेज। 80 to 120 डेज लाइफ स्पान होता है, तो इसके बाद ये आरबीसी क्या होने लग जाती है, मरने लग जाती है। आरबीसी मरने लग जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में 2 हमारे पास में पिगमेंट्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का अमाउंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्योंकि हमारे पास में आरबीसी घट गई है इसलिए हमको क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि आरबीसी की कमी हो गई है तो हमको क्या आ गया, क्या चेंज आ गया हमारे बॉडी में, हमें क्या हो गया, एनीमिया हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट सिर्फ एक जीन में चेंज होने की वजह से हो रहे हैं, HBB से मॉडिफाई होकर के, या हम बोले म्यूटेशन की वजह से। HBB काहे में बदल गया, HBS में बदल गया। अगर HBB होता तब तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता, लेकिन अगर दोनों में म्यूटेशन हो जाता तो जितने भी हीमोग्लोबिन बनेंगे बॉडी के अंदर, ऑल ऑफ द हीमोग्लोबिन, ऑल सारे के सारे हीमोग्लोबिन बनेंगे डिफेक्टिव। और जब सारे के सारे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनेंगे तो सारे की सारी आरबीसी कैसी होंगी, शिकल शेप की हो जाएंगी, है ना। अब देखो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो, एक हीमोग्लोबिन तो हो नॉर्मल और दूसरा कैसा हो, म्यूटेटेड, ऐसा भी तो हो सकता है, हाइब्रिड कंडीशन भी आ सकती है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, मैंने तुम्हें, ये तो हम क्या पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ थे प्लियोट्रॉपी, कि एक ही जीन में चेंज होने की वजह से मल्टीपल कैरेक्टर आते हैं, एक ही जीन मल्टीपल कैरेक्टर को इफेक्ट करता है, ये प्लियोट्रॉपी था। परसों हमने तुम्हें ये बताया था कि जो सिकल सेल एनीमिया है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखाता है, बताया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर एक मैंने एग्जाम्पल लिखवाया था, सिकल सेल एनीमिया, और तू कह भी रही थी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे हो सकता है सिकल सेल एनीमिया में, कोडोमिनेंस। हाँ ठीक है, कोडोमिनेंस है तो इसमें होता क्या है, HBB भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और HBS भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो कुछ हीमोग्लोबिन तो होंगी जो नॉर्मल अल्फा और नॉर्मल बीटा वाली होंगी, लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन होंगी जो नॉर्मल अल्फा वाली होंगी, लेकिन इनमें बीटा क्या होगा, डिफेक्टिव। तो कुछ बन गई नॉर्मल, कुछ बन गई डिफेक्टिव। लेकिन फर्क बस इतना है, यहाँ पर ये जो डिफेक्टिव बनती है ना, ये बहुत ही कम बनती है। मैं ये नहीं बोल रही नहीं बनती है, बनती है ना, ये भी अपना इफेक्ट दिखा रहा है। इफेक्ट दिखा दिया मतलब कोडोमिनेंस तो हो गया, ठीक है। लेकिन इसका नंबर क्या होता है बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नंबर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसीलिए ये डिजीज नहीं दिखाई देती है हमको। ऐसा नहीं है कि सिकल आरबीसी बन नहीं रही है,
सिकल आरबीसी बन रही है, मगर क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है इसीलिए हमें डिजीज का इफेक्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे वाले को हम बोलते हैं कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, मगर ये है क्या, कोडोमिनेंस वाला, यानी कि फॉर द डिजीज, किसके लिए, डिजीज के लिए सिकल सेल एनीमिया है डोमिनेंट डिसऑर्डर, डिजीज के लिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर। लेकिन आरबीसी ये हीमोग्लोबिन के शेप के लिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, कोडोमिनेंस। ठीक है, डिजीज के लिए क्या है, डोमिनेंट, लेकिन शेप के लिए क्या है, कोडोमिनेंस। भले ही नंबर कम है मगर है तो सही ना, है तो फिर अब है क्या कर सकते हैं। तो एक ही कैरेक्टर देखो, सेम कैरेक्टर, एक जगह पर कोडोमिनेंस दिखा रहा है, एक जगह पर कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई भी जीन डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जीन डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होता है, उससे बनने वाला कैरेक्टर डोमिनेंट या रिसेसिव होता है। और यहाँ पर हम कौन सा कैरेक्टर पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम डिजीज पढ़ रहे हैं तब तो डोमिनेंट होगा, लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन का शेप पढ़ रहे हैं, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तब तो क्या होगा, कोडोमिनेंस होगा। समझ में आ रहा है। तो जीन वही है, क्या बोलते हैं, रिश्ता वही सोच नहीं। ठीक है, जीन वही है मगर उसकी कहानी क्या हो जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, प्लियोट्रॉपी और कोडोमिनेंस दोनों का कंबाइंड एग्जाम्पल है। साथ ही साथ ये एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। तो 3 जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें मलेरिया नहीं होता। हाँ, चौथा 5वां इफेक्ट ये भी था, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल कम हो जाती है, तो पहले तो वो आ नहीं पाता है, उसका जो स्पोरोजोइट होता है वो एंटर नहीं कर पाता है, कर भी लेता है तो उसके बाद फाड़ करके बाहर नहीं जा पाता है। और यहाँ पर कुछ पेरोक्साइड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, मार देते हैं, तो इसकी वजह से मलेरिया से बच जाता है। एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन क्या फ़ायदा। एक दिक्कत है, वैसे और कोई दिक्कत नहीं होती, 2 दिक्कतें होती हैं, ये तो सारी दिक्कतें ही हैं। ऑर्गन फेलियर होगा, दिक्कत ही है। शेप से हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बदलता है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ऑर्गन फेलियर हो जाएगा क्योंकि ब्लड वेसल क्लॉट हो जाएगी, ब्लड वेसल बीच में फंस जाएगी, तो कैसे आगे ब्लड जा पाएगा। तो ऑर्गन डिस्फंक्शन हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ये 3 तो मेजर इसके क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर्स हैं। एक मेजर डिसऑर्डर ये भी है कि ये वाला हीमोग्लोबिन उतना ऑक्सीजन नहीं कैरी कर सकता जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैरी करता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिलीवरी कैपेसिटी भी घट जाती है, मगर वो तो बहुत लेट होगा जब तक इन सबसे बचेगा। ठीक है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये भी एक कैरेक्टर हो सकता है इसमें। ठीक है, अब हेडिंग डालिए सिकल सेल एनीमिया। कुछ नहीं लिखा है ना अभी तक, ठीक है, डैश करके पॉइंट नंबर 1 लिखो। इट इज अ डिसऑर्डर। बाद में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा क्या, कुछ बस इतना ही पढ़ने वाला, कौन सा कोडॉन इफेक्ट होता है, कौन सा क्या इफेक्ट होता है, बस इतना ही है। क्या लिखा, इट इज़ अ डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ, अच्छा तूने ये पढ़ तो दिया, ये एक बार बता दे चल, जो ये HBB का जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम में होता है, हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है HBA। ठीक है, चलो लिखो, क्या लिखा, म्यूटेशन ऑफ HBB जीन present on 11th chromosome, present on 11th chromosome of humans, present on 11th chromosome of humans। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू दिस डिसऑर्डर। अच्छा, अगर HBA HBB दोनों में गड़बड़ हो जाती है तब कौन सी डिजीज होती है,
वो याद रखना। एक HBB में गड़बड़ होने से सिकल सेल एनीमिया और दोनों में गड़बड़ होने से थैलेसीमिया। अगर बीटा में गड़बड़ होती है तो बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं, अगर अल्फा में गड़बड़ होती है तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा? ड्यू टू दिस डिसऑर्डर following phenotypes ब्रैकेट में लिखो कैरेक्टर्स अपीयर। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक क्या चला? प्लियोट्रॉपी ना, एलिलिक इंटरेक्शन। ठीक है, 4 दिन का गैप क्या हुआ, दिमाग तो मेरा ब्लैंक हो चुका पूरा। क्या लिखा? अपीयर। नंबर 1 करके लिख लो अगली लाइन में। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन डेफिशिएंसी, एब्सेंस स्लैश डेफिशिएंसी कर ले, एब्सेंस स्लैश डेफिशिएंसी। द एक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। क्यों? वो रहने भी देती तो भी चल जाता, दूसरी ब्लैक पेन से कर लेती ना। हाँ, उसके ऊपर अगर ई ब्लैक पेन से बना देती तो काटने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, बीच में कलर पेंसिल अच्छा नहीं लगता। ये भी कौन सा अच्छा लग रहा है? चलो, इन एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस में तो मर ही जाएगा आदमी, डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, these mutated hemoglobins polymerize and change the shape of RBC from biconcave to sickle shaped. RBC from biconcave to elongated या sickle shaped। लिख दिया? चलेगा। अगला पॉइंट नंबर 2, these sickle shaped RBCs are rigid नहीं, रुक जा। These sickle shaped RBCs do not change their shape, are not polymorphic भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, do not change their shape, so they can, फंसने को क्या कहेंगे? stuck, they can stuck in tiny capillaries. Blood vessels are quite wide. Yes, ब्लड वेसल्स का एक टाइप ही तो है कैपिलरी, उसकी भी सबसे छोटी वाली की बात हो रही है, टाइनी कैपिलरीज। एंड उससे भी इतना कुछ हो जाता है, तो जिस पार्ट में ब्लड जाना है वो टिश्यू तक ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, मर नहीं जाएगा टिश्यू, वो मरेगा तो धीरे धीरे ऑर्गन का हर टिश्यू मरेगा। क्या लिखा? एंड शेप सो दे and cut off blood supply to organ causing, वैसे खाली इतना लिखा के भी चल जाता, लेकिन 4 दिन बाद फिर तुझे याद नहीं रहेगा। मैं भी नहीं बताऊंगी दोबारा। है causing। अब दूसरे पेन से लिख ऑर्गन डिसफंक्शन, मेन पॉइंट को दूसरे पेन से लिख लो, ऑर्गन डिसफंक्शन। अगर पेपर में ये चीज ना
मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन में ना आए तो डायरेक्ट लिख लेना। ऑर्गन डिस्फंक्शन। हाँ, कट ऑफ ब्लड सप्लाई कॉजिंग ऑर्गन डिस्फंक्शन डायरेक्ट, ठीक है। बाकी इतना तो टीचर को आना चाहिए, हाँ इतना तो टीचर को आना चाहिए ना, दैट इज द होल मोटो ऑफ बीइंग अ टीचर। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लाइफ स्पान ऑफ these RBC reduce to 80-100, 80 to 100, ये 120 लिखा है, 80 to 100 days, 120 नॉर्मल होता है, 80 to 100 days causing breakdown of RBC and releasing excess bilirubin and biliverdin. bilirubin 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 स्पेलिंग बोला बिलीरूबिन। and biliverdin VER या BER ऐसे कुछ, हाँ VER चेक कर लेना। biliverdin मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। biliverdin होता है, biliverdin होता है, चेक कर लेना। अच्छा मुझे ये भी अच्छी नहीं लगी, दोनों ही चेक कर लेना फिर। कॉजिंग जॉन्डिस, अलग पेन से, कॉजिंग जॉन्डिस होता तो ये है ना, ब्लड में आरबीसी घट जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर के बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का अमाउंट बढ़ता तो पूरी बॉडी पीली दिखाई देने लगती है, ठीक है। वो यूरिन का येलो कलर होना वो इसलिए क्योंकि यूरिन में बिलिरुबिन बिलिवर्डिन का अमाउंट बहुत बढ़ गया है, ठीक है। ये नाखूनों का पीला हो जाना इसलिए क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन बिलिवर्डिन ज़्यादा है, टिश्यू में आकर के इकट्ठा हो जाता है। आँखों में येलो कलर आ जाता है, हथेली में स्किन में येलो कलर आ जाता है क्योंकि वो उनका पिगमेंट का कलर। मेरे भी छोटे ही हैं बट तेरे जितने छोटे नहीं हैं। नेक्स्ट तेरे तो हाथ भी छोटे से हैं। लॉस ऑफ, रुक जा, लेस आरबीसी कॉज एनीमिया, सीधे लिख दे, लेस आरबीसी कॉज एनीमिया। एनीमिया अलग पेन से, हाँ पांचवा लिख दे, आरबीसी कांट बी इन्फेक्टेड बाई मलेरिया पैरासाइट। कौन होता है मलेरिया का पैरासाइट? मलेरिया पैरासाइट, हाँ पीछे है, प्लांट भी था कुछ, प्लाज्मोडियम। प्लांट नहीं, फंगस, मतलब वो एक झुंड में उसको फंगस नहीं, प्रोटोजोआ में